मैंने डिस्कस किए हैं, और प्ले लिस्ट में जा कर के आप अपने सिलेबस से रिलेटेड जितने भी कंटेंट पर वीडियो बनी हैं उन्हें आप अच्छे से देख सकते हैं। और जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं घर पर रह कर के, वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, और इस वीडियोस के थ्रू अगर वो चाहें तो अपने इंश्योर कर सकते हैं अपने नोट्स बनाना। अंडरस्टूड? इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी और एक अच्छा जो है आपको नॉलेज भी इन्हेंस होगी आपकी। ठीक है? अब यहाँ पर हम आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका टॉपिक फेमिनिज्म एंड क्रिटिकल थ्योरी बाय गायत्री स्पाइवक। क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन टू द फेमिनिज्म एंड क्रिटिकल थ्योरी बाय गायत्री स्पाइवक। अंडरस्टूड? एक्सप्लेन करना है फेमिनिज्म क्रिटिकल थ्योरी को, जो किसने दिया था? गायत्री स्पाइवक ने दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, these are some key points. Okay, look at this. Focuses on relationship between genders. सबसे पहले आपको फोकस करना है जेंडर्स के बीच के रिलेशनशिप्स को। सेकंड नंबर, examines the patterns of thought, behavior, values, enfranchisement and power in relations between and within the sexes. Third number, example a feminist reading of Their Eyes Were Watching God would take into account the idea of power relationships between the man and woman of the novel. Point number 4, enfranchisement, having rights of citizenship such as the right to vote. And number 5th is the disenfranchisement, marginalization. Understood? ये आपके यहाँ पर की पॉइंट्स हैं फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के। अब हम आगे देखते हैं जो हमारी थ्योरी है फेमिनिज्म क्रिटिकल थ्योरी, रिटन बाय गायत्री स्पाइवक। इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी कुछ वर्क किया है और इनका जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। ओके, आंसर, गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवक इज अ की फिगर इन पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, feminism and critical theory. Her work engages deeply with issues of power, representation and marginalization. Understood? Gayatri Chakravarti Spivak, it is the full form of her name. गायत्री स्पाइवक द्वारा एक नारीवाद के लिए अच्छी तरह से उन्होंने क्या दिया, एक अपनी जो है सिद्धांत दिया था। किसके ऊपर? पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी का ये की फिगर है जब इन्होंने इस थ्योरी को दिया, फेमिनिज्म क्रिटिकल थ्योरी। तो क्या नाम है इनके उस वर्क का? फेमिनिज्म क्रिटिकल थ्योरी। हर वर्क इंगेजिंग्स डीपली विद इश्यूज ऑफ पावर। उनका जो ये अगर देखें जो उनका ये काम है, जो वर्क इन्होंने किया है वो क्या है, वो इंगेज करता है बहुत ही गहरे इश्यूज पावर के, रिप्रेजेंटेशन एंड मार्जिनलाइजेशन। यानी वो आलोचनात्मक सिद्धांत की एक प्रमुख विचारक हैं और उनका काम सत्ता, प्रतिनिधित्व और हाशिए पर पड़े हुए लोगों के लिए उन्होंने गहराई से काम किया। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि हाशिए पे कौन लोग हैं। जाहिर सी बात है कि उस टाइम पर 1988 में जब इन्होंने इस तरह की चीज़ें लिखी, तो इनका कहने का मतलब ये था कि जो हमारी जो फीमेल हैं वो उस तरीके से वर्क नहीं कर पाती जिस तरीके से एक मेल कर पाता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो उन्होंने एक हाशिए पर पड़े हुए लोग, यानी कि एक ऐसे लोगों के ऊपर बात की, एक ऐसी फीमेल्स के ऊपर बात की जो समाज में ऐसे तो बराबरी का दर्जा रखती हैं, मतलब वो पैरेलल चलती हैं, लेकिन अगर कहीं राइट की बात आ जाए, उनके अधिकारों की बात आ जाए, तब उनको देखा जाए तो सिमिलर टू मेल नहीं माना जाता। तो इस तरीके से इन्होंने इसके ऊपर ये पूरी तरीके से क्रिटिकल थ्योरी दी थी। फेमिनिज्म एंड क्रिटिकल थ्योरी इन स्पाइवक्स वर्क। फेमिनिज्म और क्रिटिकल थ्योरी स्पाइवक वर्क्स की क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, कैन द सबल्टन स्पीक। बोला जा रहा है कि क्या सबल्टन बोल सकते हैं। अब यहाँ पर है कि सबल्टन है कौन? सबल्टन ही ये वर्ड है जिसका मतलब होता है कि ऐसे लोग जो कि एक तरफ हाशिए पर पड़े हैं और सही मायनों में जो शोषित हैं और बोल भी नहीं सकते, तो ऐसे लोगों को क्या बोला जा रहा है? कैन द सबल्टन स्पीक। क्या सबल्टन बोल सकते हैं? 1988 में इन्होंने ये दिया था एक। ठीक है, अब इनको हम देखेंगे। वन ऑफ हर मोस्ट फेमस एसेज इज क्रिटिक्स द वेज वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल रिप्रेजेंट मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस, पर्टिकुलरली वुमेन फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। ये उनका सबसे फेमस एसेज में से एक है जिसमें ये एनालिसिस करती हैं कि जो हमारे कहाँ के वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स हैं,
यानी पश्चिम देशों के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहीं से भी आवाज़ नहीं उठाते हाशिए पे पड़े हुए लोगों के बारे में। तो उनका कहना है कि पश्चिमी बुद्धिजीवी हाशिए पर पड़े समुदाय जो कम्युनिटी एक है, कम्युनिटी मीन्स मतलब जो फीमेल की कम्युनिटी है, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण की महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाए, तो इसके लिए वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठाते हैं और इसी बात की वो आलोचना करती हैं कि ग्लोबल साउथ से जो वुमेन्स आती हैं पर्टिकुलरली, तो उनकी आवाज़ का रिप्रेजेंट वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स नहीं करते और इसी को लेकर के उन्होंने यहाँ पर ये आलोचनात्मक निबंध दिया था। Number 2, she argues that the subaltern, oppressed, marginalized individuals cannot truly speak because their voices are often co-opted, misrepresented or ignored by dominant discourses. आगे वो ये तर्क देती हैं, आर्ग्यूस मतलब तर्क देना, ठीक है। वह तर्क देती हैं कि सबॉल्टर्न शोषित हाशिए पर पड़े लोग वास्तव में जो बोल नहीं सकते, मतलब अपनी आवाज़ ही नहीं उठा सकते, क्योंकि उनकी जो आवाज़ है वो अक्सर ऐसे लोगों के द्वारा जो कि पूरी तरीके से क्या करते हैं, जो पूरा एक अपना एकाधिकार रखते हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नेचर के हैं, तो उनके द्वारा इन आवाज़ों को दबा दिया जाता है या फिर गलत प्रस्तुत कर दिया जाता है या फिर अनसुना कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या आर्ग्यू कर रही हैं, वो कह रही हैं कि जो सबल्टन लोग हैं उनको ऑप्रेस किया जाता है, मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स एकांत अलग व्यक्तिगत रूप से भी उनको जो है ऑप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, कैन नॉट ट्रूली स्पीक बिकॉज देयर वॉइसेस, उन्हें सच बोलने का अधिकार नहीं है, बिकॉज देयर वॉइसेस आर ऑफन कोऑप्टेड, मिसरिप्रेजेंटेड और इग्नोर्ड बाय डोमिनेंट डिस्कोर्सेज। जितने भी डोमिनेंट डिस्कोर्सेज हैं यानी कि प्रभुत्वशाली लोग हैं वो क्या करते हैं, वो उनको या तो पूरी तरह इग्नोर करते हैं या उनको जो है उनका जो मतलब रिप्रेजेंटेशन है उसको मिसरिप्रेजेंटेड करते हैं, गलत तरीके से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं या उनके लिए बोलते हैं, तो ऐसी आवाज़ों को वास्तव में वो उठाते ही नहीं हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये क्रिटिक्स किया गया था। She critiques Western feminism for some time, assuming a universal female experiencing, ignoring culture and historical specificity. अब यहाँ पर ये देखना है कि ये जो कह रही हैं स्पाइवक, वो आगे क्या कह रही हैं, तो उन्होंने आगे पश्चिमी नारीवाद की आलोचना की है। हिस्टोरिकल स्पेसिफाइज का मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोग जो कि ऐतिहासिक रूप से भी विशेष महत्व रखते हैं, विशेष स्थान रखते हैं, तो आगे वो क्रिटिक करती हैं इस बात को लेकर के कि पश्चिमी नारीवाद की आलोचना करती हैं और ये अक्सर एक सार्वभौमिक महिला अनुभव को मानकर चलता है और सांस्कृतिक ऐतिहासिक विशेषताओं की उपेक्षा करता है। मतलब वो इस तरह का क्रिटिक्स कर रही हैं कि जो वेस्टर्न फेमिनिज़म है, जो वेस्टर्न फीमेल हैं जहाँ पर, वहाँ कभी कभी उन्हें ये देखने को मिल रहा है कि ये समस्या सिर्फ किसी एक देश या किसी एक रीजन की नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है सभी फीमेल्स के साथ में। तो उनको इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ कि सभी फीमेल के साथ में इस तरह से किया जा रहा है पूरे अगर देखें तो ग्लोबलाइजेशन के एरा में भी। और आगे वो कह रही इग्नोरिंग कल्चर एंड हिस्टोरिकल स्पेसिफाइज, मतलब ऐसे लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, उनको सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषताओं के बावजूद भी उनको इग्नोर किया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है। इग्नोर का मतलब उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है, उपेक्षा की जाती है। अब आएंगे नंबर 2 पर, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। Spivak challenges both Western feminism and traditional post-colonial theory for not fully addressing the specific struggles of non-Western women. तो उन्होंने कहा कि उत्तर उपनिवेशवाद नारीवाद जो है वो क्या है, स्पाइवेक पश्चिम नारीवाद और पारंपरिक उत्तर उपनिवेशक सिद्धांत दोनों को चुनौती देती हैं, यानी दोनों को चैलेंज कर रही हैं, और क्योंकि वो गैर पश्चिमी महिलाओं के विशेष संघर्षों को पूरी तरह से संबंधित नहीं करते। तो वो क्या कर रही हैं कि इस बात की भी उनके मन में जो है आलोचना है। स्पाइवेक चैलेंजेस कर रही हैं बोथ वेस्टर्न फेमिनिज्म एंड ट्रेडिशनल पोस्ट कॉलोनियल को, मतलब जो वेस्टर्न फेमिनिज्म का फेवर करने वाले लोग हैं या फिर ट्रेडिशनल पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी को मानने वाले लोग हैं, तो उनके लिए भी पूरी तरीके से यह एड्रेस करना मुश्किल हो जाता है कि विशेष रूप से जो ऐसे नॉन वेस्टर्न वुमेन हैं, क्या वो स्ट्रगल जो है, स्पेशली जो स्ट्रगल कर रही हैं अपने लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए, तो क्या ये उससे संबंधित नहीं है।
समझ में आया? मतलब स्पाइवक पश्चिम नारीवाद और पारंपरिक उत्तर उपनिवेशवाद का दोनों सिद्धांतों को चुनौती देती हैं, क्योंकि वे गैर पश्चिमी महिलाओं के विशेष संघर्षों को पूरी तरह से संबोधित नहीं करते हैं। मतलब पूरी तरीके से उनके स्ट्रगल को वो नहीं दिखाते अपने वर्क में। She critiques the idea that Western feminist interventions, such as the colonial era white men saving brown women from brown men narrative, help women in the global south, arguing that these often reinforce impartialist attitudes. आगे वो क्रिटिक कर रही हैं कौन? स्पाइवक क्रिटिक्स करती हैं कि उनका जो विचार है वो ये है कि वेस्टर्न फेमिनिस्ट नई नई खोजें भी कर रहे हैं, ठीक है, जो पश्चिमी नारीवाद है, और जैसे उपनिवेशवादी युग का सफ़ेद पुरुषों द्वारा भूरे पुरुषों से भूरी महिलाओं को बचाना। मतलब कहा क्या जा रहा है कि जो लोग हैं वो आपस में ही इस तरीके के हैं कि जो गोरे लोग हैं वो अपनी गोरी महिलाओं को बचाते हैं। किससे? ब्राउन मैन नैरेटिव से। मतलब सफ़ेद पुरुषों द्वारा भूरे पुरुषों से भूरी महिलाओं को बचाना। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो वो कहती है कि पश्चिम नारीवाद में जैसे हस्तक्षेप किया जाता है उस तरह से उनकी आवाज़ को नहीं उठाया जाता। हेल्प वुमेन इन द ग्लोबल साउथ, उनकी मदद के लिए ग्लोबल साउथ की तरफ से भी कोई व्यक्ति नहीं खड़ा होता। आर्ग्यूइंग दैट दीज ऑफन रेनफोर्स इम्पार्शलिस्ट एटीट्यूड्स, वास्तव में वैश्विक दक्षिण की महिलाओं की मदद करता है, इसके बजाय वे तर्क देती हैं कि हस्तक्षेप अक्सर साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं। मतलब आगे उनका इस तरीके का जो है एक तरह का आर्ग्यूमेंट है कि लोग जब ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें तो उन महिलाओं की तो मदद करेंगे, लेकिन अगर देखें तो ये है ना हेल्प वुमेन इन द ग्लोबल साउथ, तो वो ऐसी वुमेन्स की तो मदद करेंगे, लेकिन साथ ही वो ये भी तर्क देती हैं कि उनका एटीट्यूड हमेशा कैसा रहता है, ऐसा नहीं रहता कि वो इम्पार्शलिस्ट है, यानी कि वो पार्शलिस्ट नहीं है। वो हमेशा उनको लगता है कि वो बिना भेदभाव के ऐसा नहीं करते हैं या बिना पक्षपात के ऐसा उनसे नहीं होता है। थर्ड नंबर पे है इन्फ्लुएंस ऑफ डेरिडा एंड डीकंस्ट्रक्शन। डेरिडा एंड डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी इससे किस तरह इन्फ्लुएंस हुई? एज ए ट्रांसलेटर एंड स्कॉलर ऑफ जैकस डेरिडा, स्पाइवेक एम्प्लॉयज डीकंस्ट्रक्शन टू क्रिटिक टेक्स्ट एंड एक्सपोज हिडन पावर स्ट्रक्चर्स। जैक्स डेरिडा की ट्रांसलेशन और जो हम देखते हैं एक स्कॉलर के रूप में है, उन्होंने जो एक अपना डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी दी तो उसका उपयोग करके उन्होंने अपने चैप्टर की आलोचना भी की है, और अपने जो इतनी भी उनकी जो थी पावर है जो विजिबल नहीं थी उसके स्ट्रक्चर को भी एक्सपोज किया है। तो एज ए ट्रांसलेटर एंड स्कॉलर ऑफ जैकस डेरिडा, स्पाइवेक एम्प्लॉयज डीकंस्ट्रक्शन टू क्रिटिक टेक्स्ट एंड एक्सपोज हिडन पावर स्ट्रक्चर्स। अंडरस्टूड? जैकस डेरिडा की अनुवादक और विद्वान के रूप में स्पाइवक विन्यास विच्छेद डीकंस्ट्रक्शन का उपयोग करके उन्होंने जो अपने चैप्टर की आलोचना की और उन्होंने छिपी हुई शक्तियों की संरचनाओं को उजागर करती है। आगे बोला जा रहा है शी क्वेश्चंस हाउ लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स शेप आइडेंटिटी, नॉलेज एंड एजेंसी, पर्टिकुलरली फॉर वुमेन इन पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट। आगे वो ये सवाल उठाती है कि भाषा और प्रवचन को कैसे पहचान, ज्ञान और कार्य क्षमता को आकार देते हैं, विशेष रूप से उत्तर उपनिवेशिक संदर्भ महिलाओं के लिए। मतलब बोला जा रहा है आपसे कि उनका ये सवाल है कि जो लैंग्वेज है और जो भाषा है जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी को शेप कौन देता है, उसकी नॉलेज को, उसकी एजेंसीज़ को। तो पर्टिकुलरली फॉर वुमेन इन पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में महिलाओं के लिए विशेष रूप से क्या इनमें कुछ लैंग्वेज या किसी तरह का जो है प्रवचन को आकार दिया जा रहा है, क्या उनकी पहचान को, उनकी नॉलेज को सामने लाया जा रहा है? तो ऐसा नहीं है। नंबर 4 पर है क्रिटिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू लिबरलिज्म, वैश्वीकरण और नव उदारवाद की आलोचना। Spivak highlights how globalization and capitalist structure exploit marginalized groups, particularly women in developing countries. स्पाइवॉक ये उजागर करती हैं या ये हाईलाइट करती हैं कि किस तरह वैश्वीकरण और पूंजीवादी संरचनाएं विशेष रूप से विकासशील देशों की महिलाओं का शोषण करती हैं। तो स्पाइवॉक यहाँ पर ये हाईलाइट कर रही हैं कि ग्लोबलाइजेशन के
और कैपिटलिस्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी जो इस तरह के लोग हैं पूंजीवादी वैश्वीकरण वाले, वो किस तरह एक हाशिए पर पड़ी हुई महिलाओं का शोषण करते हैं, और ख़ास तौर से डेवलपिंग कंट्रीज़ में। शी कॉल्स फॉर ए rethinking of education and intellectual responsibility to empower subaltern voices rather than speaking for them। वे शिक्षा और बौद्धिक जिम्मेदारी पर फिर से एक बार सोचना चाहिए, इसके लिए उनसे रिक्वेस्ट कर रही हैं ताकि सबाल्टर्न आवाज़ों को सशक्त बनाया जाए। मैंने जैसे आपको बताया था, सबाल्टर्न मीन्स मतलब हाशिए पर पड़ी हुई वो लोग जो कि कुछ बोलना चाहते हैं, अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं, लेकिन कोई उनको सुनता नहीं है। तो सबाल्टर्न आवाज़ों को सशक्त बनाया जा सके, ना कि उनके लिए किसी और के द्वारा बोलने का प्रयास किया जाए। मतलब कोई और ना बोले, बल्कि वो लोग खुद अपने लिए बोलना शुरू करें। तो वो इस तरीके से करके रीथिंकिंग, एजुकेशन को रीथिंकिंग करने की बात करती हैं इस पैराग्राफ में, और इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हैं उन शक्तिशाली लोगों को जो कि ऐसे सबाल्टर्न आवाज़ों को बोलने का मौका दें, ताकि वो भी अपने लिए बोल सकें और बात कर सकें। की टेक अवेज़। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे इसमें मुख्य विचार क्या काम कर रहा है। Spivak feminism is deeply tied to post-colonial critique focusing on how marginalized voices are excluded from dominant narrative। स्पाइवाक का नारीवाद और पोस्ट कॉलोनियल जो इन्होंने कहा है, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स थी, और उनके जो है आलोचना वो बहुत ज़्यादा गहराई से जुड़ा है, और ये इस पर फोकस करता है कि किस प्रकार जो हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज़ें हैं उनको डोमिनेंट लोगों की आवाज़ों या उनसे बाहर से रखा जाए। मतलब स्पाइवाक फेमिनिज़म्स के बारे में डीपली इस बात को कहती हैं कि जो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स हैं उस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करें कि हाशिए पर पड़े हुए लोगों की आवाज़ों को उठाया जाए, और ऐसा नहीं है कि उसका जो है आवाज़ें वही उठाएंगे, बल्कि जो डोमिनेंट लोग हैं वो अपने नैरेटिव्स में वो अपनी आवाज़ें खुद उठाएं, जो हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं। और या डोमिनेंट जो आपके लोग हैं वो अपने कथाओं से इनको चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं, यानी वो चाहे इनकी आवाज़ ना उठाएं, लेकिन जो मार्जिनलाइज्ड एक हमारा देखा जाए ग्रुप है तो उसको अपनी आवाज़ खुद उठानी चाहिए। शी आस्क्स वेस्टर्न फेमिनिस्ट टू बी सेल्फ क्रिटिकल एंड माइंडफुल ऑफ हाउ देयर पर्सपेक्टिव्स माइट रेनफोर्स द वेरी पावर स्ट्रक्चर दे सीक टू डिसमेंटल। बोला जा रहा है आपसे, इसका मीनिंग समझ लीजिए। वे पश्चिमी नारीवादियों से अपनी खुद की, अगर देखा जाए तो सेल्फ क्रिटिक्स की बात कर रही हैं। उन्होंने ये तर्क दिया कि वेस्टर्न फेमिनिस्ट जो हैं उनको सेल्फ क्रिटिक्स करना चाहिए अपने को, और उन्हें ये पूरी तरीके से समझने के लिए आग्रह भी करती हैं कि कैसे उनके पक्ष में जो कुछ लोग हैं और वो दृष्टिकोण जो उन्हें शक्ति संरचनाओं को मजबूत कर सकते हैं जिन्हें वे ख़त्म करना चाहती हैं। मतलब वह पश्चिमी नारीवादियों से आत्मालोचनात्मक होने और समझने का आग्रह करती हैं कि उनके दृष्टिकोण कैसे उन्हीं की शक्ति संरचनाओं को मजबूत कर सकते हैं जिन्हें वे ख़त्म करना चाहती है। मतलब वो वहाँ की लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी तरीके से उनको अवेयर करने का जो है काम कर रही हैं कि वो अपने राइट को लेकर के अवेयर हों। तो यहाँ पर उन्होंने यही तर्क दिया है कि वेस्टर्न फेमिनिस्ट जो हैं उनको सेल्फ क्रिटिकल होना चाहिए, ताकि वो ठीक दिमाग के साथ काम करें और अपनी आवाज़ को खुद उठाएं। ठीक है, अपनी शक्तियों का स्ट्रक्चर खुद से बनाएं, ना कि कोई और उनकी शक्तियों के बारे में बात करे या कोई और उनके लिए शक्तियाँ बनाए। हर वर्क रिमेन्स इन्फ्लुएंशियल इन डिबेट्स अबाउट रिप्रेजेंटेशन, वॉइस एंड एजेंसी इन फेमिनिस्ट एंड क्रिटिकल थ्योरी। उनका काम प्रतिनिधित्व, आवाज़ और एजेंसी से जुड़े नारीवादी और आलोचनात्मक सिद्धांतों की बहसों में आज भी प्रभावशाली माना जाता है। मतलब उनका काम कैसा था, डिबेट वगैरह जो आज भी होते हैं तो उन्होंने इस तरह का रिप्रेजेंटेशन दिया, उनकी वॉइस, एजेंसी इन फेमिनिस्ट एंड क्रिटिकल थ्योरी। तो आज भी उनका जो है पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस है नारीवाद के ऊपर, उन एजेंसियों के ऊपर जो कि नारीवाद से जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने आलोचनात्मक सिद्धांतों की बहस में आज भी इसे प्रभावशाली बनाया हुआ है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करिए, समझने की कोशिश करिए। फेमिनिस्ट थ्योरी है तो क्या कहा जा रहा है, गायत्री स्पाइवाक एकदम अलग से कॉन्सेप्ट लेकर के आई थी। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको याद ना हो सके, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चलिए
और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, अपनी सेल्फ़ स्टडी कर रहे हैं अपने घर पे रह कर के, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। काफ़ी वीडियो आपके सिलेबस से रिलेटेड अपलोड हो चुकी है। आप जाइए और सबसे बड़ी बात ये कि चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पता चल सके कि नई वीडियो कौन-सी अपलोड हुई है, ठीक है? सभी वीडियो आपके कंटेंट से रिलेटेड है। एक बार आप पढ़िएगा उन सबको और सारी वीडियो देख कर के समझने की कोशिश करिएगा। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।